बीके गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ से चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की एक्सरसाइज 1.4। इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे समुच्चयों का सम्मिलन यानी समुच्चयों का संघ और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। क्या होता है सम्मिलन? दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है। तो एक ऐसा समुच्चय समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है ए संग बी, जिसमें ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव उपस्थित हों और जो इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हैं उन्हें केवल एक ही बार लिखा जाए। बस इतना सा काम है समुच्चयों का सम्मिलन। देखिए ए नाम का समुच्चय के पास 1 और 2 दो अवयव हैं, बी नाम के समुच्चय के पास 2 और 3 दो अवयव हैं। जब हम इनका सम्मिलन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 1 2 और ये 2 रिपीट हो गया, इसलिए दोनों में से एक ही बार लिया जाएगा और ये 3 1 2 3 हो गया इनका सम्मिलन। अब इसी तरह से यदि हम इनका सर्वनिष्ठ निकालेंगे ए सर्वनिष्ठ बी, तो कैसे होगा? सर्वनिष्ठ सभी जगह विद्यमान। तो ऐसा कौन है जो सभी जगह विद्यमान है? ए में भी विद्यमान है और बी में भी विद्यमान है। तो बोले सर वो 2 है। तो ऐसा अवयव जो समुच्चय ए का भी सदस्य हो और समुच्चय बी का भी सदस्य हो वो कहलाता है ए सर्वनिष्ठ बी। तो हमें पहले ए संग बी वाले सवाल करना है, सम्मिलन वाले सवाल करना है। पहला सवाल है उसमें देखिए एक समुच्चय दिया है x बराबर 1 3 5 और y बराबर दिया हुआ है 1 2 3। तो इनका सम्मिलन क्या हो जाएगा? x संग y। देखिए x संग y या x सम्मिलन y या x यूनियन y। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? x के पूरे सदस्य लिख देंगे हम। कौन है? 1 3 5। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो 1 तो लिख चुका, फिर 2 नहीं लिखे हैं तो 2 यहाँ पर लिख देंगे और 3 भी हम लिख चुके। तो x संग y क्या हो गया? 1 3 5 2। इसे हम और अच्छा व्यवस्थित करके लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे 1 2 3 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत आसान है। आगे देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखिए ए ई आई ओ यू, ए के अवयव हैं और बी के अवयव हैं ए बी सी। तो हम सबसे पहले ए संग बी जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? ए के सभी अवयवों को पहले हम लिख देंगे। तो लिख देते हैं ए ई आई ओ यू। अब जैसे ही हम बी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ए तो हम लिख चुके हैं, बी हमने नहीं लिखा है। ये देखिए बी लिख दिया और फिर सी भी हमने नहीं लिखा है, ये सी लिख दिया। आप चाहें तो इन्हें भी व्यवस्थित जमा सकते हैं तो लिख सकते हैं ए बी सी ई आई ओ यू, है ना। इस तरह से समुच्चयों का सम्मिलन निकाला जाता है। यहाँ पर तीसरा देखिए x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। क्या है? प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो चलिए हम x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, 3 का गुणज है, लिख देते हैं। और b क्या है? x सच दैट x एक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले a कैसा प्राप्त होगा? a को जब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। यानी यहाँ पर 3 6 9 12 डॉट 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 ये चलता रहेगा। अब b में देखिए, b को जब हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम वाली प्राकृत संख्या कौन कौन है? 1 2 3 4 5 तक है 6 से कम वाली प्राकृत संख्या। तो जब हम इनका संघ निकालेंगे, a संग b निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं, हमारे पास a के पूरे मान और b के पूरे मान हैं। तो हम देखिए यदि छोटे से लिखना शुरू करें तो 1 है 2 है, लिख देंगे 1 2, फिर 3 4 5। b के मानों को पहले लिख दिया, फिर a के मानों को देख रहा हूं तो 3 रिपीट हो गया है तो 3 को नहीं उतारेंगे। बाकी 6 9 12 डॉट 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 करके यह अनंत तक बढ़ जाएगा। इस तरह से हमें a संग b
निकालना है। ये सवाल नंबर 4 और ये सवाल नंबर 5 आपको स्वयं करना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए कि ए हमारे पास दिया हुआ है, ए बराबर ए बी और बी बराबर क्या है, ए बी सी है। तो क्या ए सबसेट है बी का और ए संग बी का मान ज्ञात भी हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि भैया ए और बी में क्या ए सबसेट है बी का। तो हमें लिखना पड़ेगा हाँ ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है ना। ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, इसलिए हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। अब यहाँ पर देखिए अगली बात है कि भैया ए संग बी निकालिए। ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति में हम ए संग बी निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू को हम उतार लेते हैं, क्या है, ए बी है। और बी की वैल्यू में जब हम आते हैं तो ए रिपीट हो गया, बी भी रिपीट हो गया, कौन बचा, सी। अरे हम ये क्या देख रहे हैं, हम जब ए संग बी निकाल रहे हैं तो हमें सर्पिलाकार कोष्टक में क्या मिल रहा है, 1 2 3 मिल रहा है और ए बी सी मिल रहा है। और ए बी सी वास्तव में क्या है, समुच्चय बी है। ए बी सी वास्तव में क्या है, समुच्चय बी है। तो हमने एक नई चीज की खोज की कि जब ए सबसेट ऑफ बी होता है तो ए संग बी की वैल्यू समुच्चय बी के बराबर होती है। ए सबसेट ऑफ बी जब होता है तो ए संग बी की वैल्यू समुच्चय बी के बराबर होती है। और वही बात अगले सवाल में पूछी गई है तीसरे में। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है। ऐसी स्थिति में देखिए हमें पता चल गया है कि जब ए बी का सबसेट है अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, इसका मतलब जब हम इन दोनों का संग भी करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए संग बी भी बड़े समुच्चय समष्टि समुच्चय यानी बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है, यदि ए बराबर कितना है, 1 2 3 4 है और बी में कितना है, 3 4 5 6 है और सी में 5 6 7 8 है और डी में 7 8 9 10 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए संग बी ज्ञात करना है। यानी ए और बी को जब संग करेंगे तो 1 2 3 4 आ चुके हैं इसलिए 5 6। ए संग बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। फिर ए संग सी क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 तो रहेगा ही ए का। अब इसमें देखिए सी के साथ मिला रहे हैं तो कुछ भी रिपीट नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी में कौन है, 3 4 5 है और सी में 5 6 7 8 है। तो 3 4 5 6 लिखेंगे और 5 6 रिपीट हो गया इसलिए फिर से नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 5 6 को हमें एक ही बार लिखना है। इसी तरह से आप ये 5वां 6वां 7वां भी स्वयं करेंगे बच्चों। अब ये है कि प्रश्न नंबर 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए प्रत्येक का हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 में दिए गए तो क्या दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन कीजिए के स्थान पर हमें क्या करना है, सर्वनिष्ठ भी हमें ज्ञात करना है। तो कर लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, हमें हमारे पास सबसे पहला समुच्चय क्या है, x है, ए बी 1 2 3 है उसके अवयव, और दूसरा समुच्चय है y, उसके अवयव हैं 1 2 3। तो 1 3 5 और 1 2 3, तो क्या हो जाएगा x इंटरसेक्शन y। तो क्या हो जाएगा x सर्वनिष्ठ y क्या होगा, जो दोनों में है। हमें देखने में ये मिल रहा है कि भाई साहब ये 3 जो है वो दोनों में है और ये 1 जो है वो दोनों में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3, ये x सर्वनिष्ठ y
1 और 3 हो जाएगा। ये तो बड़े ही आसान सवाल हैं। यहाँ पर देखिए AEIOU है और यहाँ ABC है, तो हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए A जो है वो दोनों में है, A दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, केवल A हो जाएगा। इसी तरह से हमें सवाल नंबर 3, 4, 5 के भी सर्वनिष्ठ निकालना है बच्चों। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 पर आ गए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, यदि A बराबर 3, 5, 7, 9, 11 है और B बराबर 7, 9, 11, 13 है और C बराबर 11, 13, 15 और D बराबर 15, 17 है, तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए A सर्वनिष्ठ B ज्ञात करना है। A सर्वनिष्ठ B क्या हो जाएगा, देखिए A और B में देखिए कौन से जो अवयव हैं जो दोनों में है। 7, 9, 11 A में भी है और 7, 9, 11 B में भी है, तो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 7, 9, 11, है ना। अब इसी प्रकार देखिए B इंटरसेक्शन C हमें ज्ञात करना है, तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए B में हमारे पास है 7, 9, 11, 13 और C में है 11, 13, 15, तो क्या होगा, जो दोनों में है, जो दोनों में है वो कौन है। यहाँ पर देखिए दोनों में कौन कौन है, ये 11, 13 इसमें भी है, 11, 13 C में भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और 13, है ना बच्चों, आसान। अब इसी प्रकार ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वें का अभ्यास आपको स्वयं करना है। चलिए मैं आपको 10वां करके बता दे रहा हूं, है ना। ये 10वें को हम करते हैं। A संग B और इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो देखिए हमें वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये मान हमें दिए गए हैं, निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A संग B पहले निकालते हैं, तो निकाल लेंगे। A संग B कितना हो जाएगा, देखिए A संग B निकालेंगे तो A की वैल्यू है 3, 5, 7, 9, 11, तो लिख देते हैं 3, 5, 7, 9, 11 और इसमें D, A संग D निकालना है, तो D कहाँ है, ये देखिए 15, 17 है, तो इसमें मिला देंगे 15 और 17 को। कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हमने किसी को भी उभयनिष्ठ नहीं किया। यहाँ देखिए 3, 5, 7, 9, 11 है और इधर है 15, 17। फिर यहाँ पर देखिए B संग C, B संग C भी निकाल लेंगे। अब B संग C कितना है, B को पूरा पूरा उतार लेंगे, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13 हमने B को पूरा पूरा उतार लिया। अब C क्या है, 11, 13, 15 है, तो 11 क्या है, रिपीट हो गया, 13 भी क्या है, रिपीट हो गया, तो क्या है, केवल 15 है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ऐसे मान जो दोनों में है हमें ढूंढना है। 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, 15 दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, A संग D इंटरसेक्शन B संग C की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें जो समुच्चय प्राप्त होगा वो कौन होगा, 7, 9, 11, 15, 7, 9, 11 और 15, है ना बच्चों, आसान। इस तरीके से हमें इन सवालों को करना है। अब हमें अगले सवालों की ओर बढ़ना है। सवाल नंबर 7 देखिए क्या है। 7वें नंबर में यदि A बराबर क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है, और B क्या है, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। दोनों में क्या अंतर है, A जो दिया गया है हमें कि एक प्राकृत संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ... A निकल गया, और B कितना है, एक सम प्राकृत संख्या है, B है केवल सम प्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8 ... ये भी आगे तक बढ़ेगा, कहाँ जाके रुकना है ऐसा कुछ नहीं बताया गया है ना।
अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें भाई साहब हमें सी दिया है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। सी क्या है, सी है विषम प्राकृत संख्या। सी हमारे पास है विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। फिर डी क्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है डी, तो डी लिख देंगे। 2 से शुरू होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये कर दिया। ए बी सी डी सभी के हमारे पास रोस्टर रूप उपलब्ध हैं। के मान के बाद हमें सबसे पहला मान जो ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करने के लिए ऐसा मान जो समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय बी में भी हो। तो देखिए ए में कौन कौन है, पूरी प्राकृत संख्याएं हैं, और बी में पूरी सम संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याओं के अंदर भी सम संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं के अंदर सम संख्याएं हैं, तो हम यहाँ कर लेंगे कि भैया जो दोनों में है वो कौन है, 2 4 6 8 डॉट 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 सम संख्याएं तो भैया दोनों में हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां आपको स्वयं करना है। 8वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त समुच्चय किन्हें कहते हैं, यदि किन्हीं 2 या 2 से अधिक समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, सारे अवयव आपस में अलग अलग हों, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे समुच्चयों को हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला देखिए 1 2 3 4, पहला समुच्चय के अवयव क्या है, 1 2 3 4 हैं। और दूसरे समुच्चय x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, और कैसी संख्या है, 4 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी या बराबर, यानी 4 5 6। तो 1 2 3 4 4 5 6। अब ये असंयुक्त समुच्चय है क्या, नहीं भाई साहब, ये दोनों में क्या है, 4 है। दोनों में 4 उभयनिष्ठ है, इसलिए यह क्या है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा देखिए ए ई आई ओ यू है पहला समुच्चय, और सी डी ई एफ है दूसरा समुच्चय। देख रहे हैं हम कि दोनों में क्या है, ई उभयनिष्ठ है, मतलब यह भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो अब तीसरा देखते हैं, x सच दैट x एक सम पूर्णांक है और x सच दैट x विषम पूर्णांक है। बिल्कुल, ये तो असंयुक्त समुच्चय है। सम पूर्णांक क्या है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और विषम पूर्णांक कौन है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इन दोनों में कोई मेल नहीं है, तो ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं। आगे देखिए 9वां प्रश्न। यदि a बराबर दिया है 3 6 9 12 15 18 21 और b बराबर 4 8 12 16 20 है, तो हमें क्या करना है, c बराबर दिया हुआ है और d बराबर भी दिया गया है। निम्नलिखित को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी। कैसे होता है a माइनस बी, तो a आप एक उदाहरण पहले समझ लीजिए। मान लो कि a के अवयव क्या हैं, 1 2 3 हैं, और b के अवयव क्या हैं, 2 4 हैं। b के अवयव क्या हैं, 2 4 हैं। तो जब हम a में से b को घटाते हैं तो केवल उनका a माइनस बी हम करेंगे, केवल उभयनिष्ठ वाला अवयव घट जाता है। कौन सा अवयव घट जाता है, उभयनिष्ठ वाला अवयव घट जाता है। तो अब यहाँ पर कौन बचेगा, एक के पूरे अवयवों को हम पहले ध्यान रख लें। 1 2 3 है a के अवयव, है ना। b के अवयव को कुछ नहीं लिखना है हमें। a के अवयव में से b का उभयनिष्ठ वाला अवयव घट जाएगा, यानी 1 2 3 में से 2 घट गया, तो केवल क्या बचेगा, 1 3 बचेगा। इस 4 को हमें कहीं भी नहीं लिखना है। केवल क्या हो रहा है, 1 2 3 में से ये b का अवयव 2 घट गया, तो अब क्या बचा, 1 3, बस। ठीक है, अब इसी तरह से हमें यहाँ पर हल करना है। a माइनस बी करना है। a के पास कितना है, 3 6 9 12 15। अब यहाँ b के पास क्या है, 4 8 12 16। b के पास क्या है, 12 है, तो उस 12 को हमें यहाँ से a से हटा देना है। और कौन है, बस दोनों में 12 उभयनिष्ठ है, तो केवल हमें a माइनस बी जब हम निकालेंगे तो a के ही अवयव रहेंगे,
केवल बी में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो बस घट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए के अवयव 3, 6, 9 और ये उभयनिष्ठ वाला 12 हट जाएगा, 15, 18, 21। है ना बच्चों आसान। ये है a माइनस बी, है ना। अब हमें देखिए a माइनस बी, अब a माइनस सी निकालना है। a माइनस सी देखिए कैसे निकालेंगे, a माइनस सी निकालना है। a माइनस सी क्या हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है। इसमें से c कौन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, a से c को हटाना है। तो देखिए a के पास, ये c के पास 6 है ना, तो a के पास का 6 हट जाएगा। फिर क्या है देखिए 12 है तो 12 हट जाएगा। और क्या है, बस अब कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो जो a के बचे हुए अवयव हैं वही a माइनस सी कहलाएंगे। तो a माइनस सी कौन कहलाएंगे, a के बचे हुए अवयव जो c के उभयनिष्ठ अवयवों को घटाने के बाद शेष बच जाते हैं, यानी 3, 9, 15, 18 और 21। है ना आसान। अब देखिए इसी तरह से आपको इन सवालों को हल करना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां तक करना है बच्चों। आगे देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न क्या है, यदि x इज इक्वल टू है ABCD और y इज इक्वल टू क्या है FBDG, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x माइनस वाई, x में से y को घटाना है, केवल उभयनिष्ठ वाला मान घट जाएगा, है ना, और d भी घट जाएगा। क्या बचेगा, a माइनस बी, एक्स माइनस वाई करेंगे तो AC बचेगा, सॉरी क्या बचेगा, AC बचेगा। ऐसे ही y माइनस एक्स करेंगे, y माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए y के पदों को पहले पूरा, y के पद ही आएंगे, कौन कौन आएंगे, F, B, D, G। अब इसमें से जो पद y माइनस एक्स कर रहे हैं तो x में जो पद रिपीट हुए हैं वो हट जाएंगे। x में कौन कौन से पद रिपीट हुए हैं, देखिए जो b है और d है, कौन कौन रिपीट हुए हैं, b और d, तो b और d हट जाएंगे तो क्या बचेगा, FG बचेगा, है ना। तो x माइनस वाई और y माइनस एक्स बराबर नहीं है। अब यहाँ पर x में से y को घटाया था तो x के अवयवों में से y के उभयनिष्ठ अवयव घट गए थे। अब y में से x को घटाया तो y के अवयवों में से x के उभयनिष्ठ अवयव घट गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अगला सवाल, इसमें देखिए x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। x और y के इंटरसेक्शन में कौन है, जो दोनों में है, दोनों में कौन है, b और d है, दोनों में कौन है, b और d है। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, b d। ठीक है, अब लेते हैं अगला। यहां देखिए बच्चों, अब 11वां है, यदि वास्तविक संख्याओं r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है ना, r को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय से दर्शाते हैं और q को परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो r माइनस q क्या होगा। अब बताइए, r वास्तविक संख्याओं में से q परिमेय संख्याओं का समुच्चय घट गया तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा। क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। ये देखिए पहला क्या है, 2, 3, 4, 5 तथा दूसरा समुच्चय क्या है, 3, 6। दोनों असंयुक्त समुच्चय है क्या, हमें बताना है कि क्या ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 3 है, इसके पास भी 3 है, अब ये उभयनिष्ठ 3 होने के कारण ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये कथन हो गया असत्य। फिर अगला देखिए, AEIOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय है क्या। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, ठीक है ना, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह कथन भी हो गया असत्य। फिर तीसरा देखिए, 2, 6, 10, 12 और 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है, हाँ कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, बिल्कुल यह कथन सत्य है। फिर 2, 6, 10
और 3 7 11, इनमें भी कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः ये भी असंयुक्त समुच्चय है, यह सत्य। पहले दोनों कथन असत्य और तीसरा चौथा कथन सत्य है। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।